पोटेंशियल होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। बैटरी का पोटेंशियल है V। तो जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था I के, यहाँ से हमने क्या देखा, V इक्वल टू IR। बेटा आप देखो फॉर्मूला तो हम यही ध्यान रखेंगे यार। मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैं यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल सेम रखूं और अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूं तो क्या करंट कम होगी? बिल्कुल कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, हर तार के पास R होता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर से चार्ज के फ्लो को अपोज करती है, क्लियर ना? तो अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस डबल करता हूँ तो करंट क्या हो जाएगी? हाफ। करंट क्या हो जाएगी? हाफ। अगर मैं रेजिस्टेंस हाफ कर दूं तो करंट क्या हो जाएगी? डबल। ये फॉर्मूला आया क्या, यहाँ से R ये बना, क्लियर? अब मैं इसमें कोई चेंज नहीं लेके आ रहा हूँ, ये मेरी बैटरी फिक्स है सर्किट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा वायर डालता हूँ और मैं उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, जैसे पहले R था और अब 2R हो जाता है, तो क्या करंट हाफ हो जाएगी? और अगर रेजिस्टेंस को मैं हाफ कर दूं तो करंट क्या हो जाएगी? डबल। यानी ये इनवर्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे? स्वाभाविक सी बात है, रेजिस्टेंस है, करंट को अपोज करेगा। उसको कम करोगे तो करंट बढ़ेगी, उसको बढ़ाओगे तो करंट कम होगी, क्लियर? नहीं, वोल्टेज मैंने कांस्टेंट कर रखा है, मैं बैटरी चेंज नहीं करता। वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल है, लेकिन साथ में कौन आएगा? और वोल्टेज बढ़ा नहीं रहा हूं तो फिर ये रेशियो सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? V बाई I का रेशियो सेम रहेगा, ठीक है? तो यहां से ये V इक्वल टू IR है। अब इधर देखें, जब मैंने ग्राफ बनाया तो ग्राफ का नेचर कैसा आया बेटा? स्ट्रेट लाइन। कैसा नेचर आया? स्ट्रेट लाइन। V और I क्लियर? ये बना लिया था सब में। इसके नीचे एक पॉइंट लिखते हैं, नेचर ऑफ BI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। कौन सा ग्राफ? BI ग्राफ। हाँ ये बना लिया। और अब देखो कुछ अच्छी ध्यान से समझना। यहाँ से एक सवाल करेंगे जो हर बार गलत होता है बच्चों से, क्यों? उसका भी रीजन है, सही कैसे करना है उसको भी देखेंगे। नेचर ऑफ BI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, फिक्स है, क्लियर ना? तो जो डायरेक्टली के कोई भी ग्राफ आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन, यानी कि जैसे जैसे ये क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे ये क्वांटिटी, वो हर पॉइंट यहाँ मिलेगा और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। नेचर ऑफ BI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। नहीं यार, रेजिस्टेंस तो हमने निकाला है। V और I में जब चेंज है, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा और वैसे वैसे करंट, बिल्कुल वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। ये स्लोप थोड़ा चेंज हो जाएगा, अभी स्लोप ही बढ़ा रहा हूँ इसके लिए। स्लोप कैसे निकाला, क्लियर? अब देखो हर ग्राफ का एक स्लोप होता है। क्या होता है हर ग्राफ का? एक स्लोप। स्लोप जब हम 9th क्लास में पढ़ाते तो वहां उनको tan थीटा के बारे में पता नहीं होता है ना। tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री 10th में आते तो उनको स्लोप ऐसे बढ़ाया जाता है। आज पैरामीटर्स का ग्राफ देखे होंगे, VT ग्राफ, AT ग्राफ, क्लियर ना? वहां अगर स्लोप पढ़ा हो तो स्लोप में ऐसे पढ़ाया जाता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस टू द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। y एक्सिस की क्वांटिटी को किससे डिवाइड करो? x एक्सिस की क्वांटिटी से क्या निकल जाएगा तुम्हारा? स्लोप। देखना, स्लोप इक्वल टू क्वांटिटी ऑन y एक्सिस टू द क्वांटिटी ऑन s एक्सिस। वही बात है ना, tan थीटा। देखो यहाँ से VI नहीं, अलग कंसेप्ट। देखना बेटा, मैं अगर यहाँ से इसको इस तरह से करूं, ये y एक्सिस है, अगर ये भी है तो ये भी कितना? V, ये आई हो गया। यहाँ से अगर मुझे स्लोप निकालना हो इस ट्रायंगल से, इसको नाम दे दिया मैंने ABC। क्या नाम दे दिया? ABC। अगर मुझे यहाँ से इस ट्रायंगल का स्लोप निकालना है, इस ग्राफ का स्लोप निकालना हो, स्लोप इज इक्वल टू y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी थी? V, और x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी? I। अब 10th में हम स्लोप नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे tan थीटा। क्या बोलेंगे? यानी स्लोप का मतलब ही क्या होता है? tan थीटा। क्या ये थीटा है? तो tan थीटा P by V होता है। Here some people have calibrated to present duty। ऐसे भी आज लोग, some people have calibrated to present। अरे तुम जैसे भी याद कर रहे, आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी बोले, क्लियर? तो tan थीटा P by V है। बेटा सुनना, अगर इस ट्रायंगल का tan थीटा निकालो, P कितना? V, परपेंडिकुलर V, बेस कितना? I। तो क्या स्लोप tan थीटा के बराबर ही होता है? क्लियर होता है? अब देखिए ओम्स का फॉर्मूला क्या? V इक्वल टू IR। यहां से R की वैल्यू निकालना,
वी बाई आई, क्या ये वी बाई आई स्लोप है क्या? क्या ये स्लोप टेन थीटा, क्या वी बाई आर के बराबर है? तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा आर के बराबर? वापिस सुनना, सबसे पहले मैंने बात की स्लोप की। स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाइन्थ में स्लोप पढ़ाते हैं, यहाँ भी वर्ड स्लोप यूज करेंगे, पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं आएगी, केवल कंपैरिजन है। वैल्यू वगैरह का सवाल आज तक नहीं आया, कंपैरिजन कैसे है वो देखें। स्लोप होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो लिखा मैंने वी बाई। अब मैंने कैलकुलेट किया टेन थीटा इसका, तो टेन थीटा भी वी बाई आया, यानी कि स्लोप किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। ओम्स लॉ का फॉर्मूला था v इक्वल टू आई आर, आर क्या बना यहाँ से? v बाई आई। क्या ये v बाई आई टेन थीटा के बराबर है? यानी कि v और i का ग्राफ में जो टेन थीटा होता है वो मुझे किसकी वैल्यू देके जाता है? रेजिस्टेंस की। किसकी वैल्यू देके जाता है? रेजिस्टेंस। समझ में आया? टेन थीटा स्लोप के बराबर है, और स्लोप या टेन थीटा इस ग्राफ का क्या देता है? रेजिस्टेंस। क्या देता है? रेजिस्टेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले अगर, स्लोप ऑफ vi ग्राफ गिव्स अस व्हिच क्वांटिटी? रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि स्लोप किसके बराबर है? टेन थीटा, और टेन थीटा में इस ग्राफ का क्या देता है? समझ में आया? क्लियर? तो सुनो, फिर देखें सवाल। क्या लिखेंगे? स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। स्लोप है v बाई आई, टेन थीटा भी v बाई आई। टेन थीटा किसके बराबर है? यानी कि वी आई ग्राफ का स्लोप हमें कौन सी क्वांटिटी देके जाता है? तो स्लोप क्यों देके जाता है सर? स्लोप टेन थीटा के बराबर, और इस ग्राफ का टेन थीटा कैलकुलेट करो, क्या निकल के आएगा? रेजिस्टेंस। ये लिखने के बाद लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ gives us slope of vi graph gives us ये क्लास में जो बनता है वो बनता है। आएगा नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी चीज ध्यान रखना। देखो वापस कह रहा हूँ, यहाँ फिजिक्स का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला कि तुम्हें टेंथ का ही वैल्यू वेक्टर्स को कैलकुलेट करना पड़े। वो सीधा देगा कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे देगा? एक ग्राफ दिया वीआई ग्राफ, क्या दिया? वीआई ग्राफ, और इसमें ये ऐसे दो लाइन। क्लियर? वो कह रहा है कि ये इसमें दो कंडक्टर लिए। क्लियर ना? वो कह रहा है पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R1 और दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R2। वो कह रहा है आप ग्राफ देख के बताओ कि कौन से कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है। सुनना ध्यान से, वो कह रहा है ग्राफ देख के बताओ। ग्राफ दे दिया तुम, दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है। उसने कहा मैंने दो वायर लिए, पहले वायर का, वायर ये कंडक्टर, पहले वायर का रेजिस्टेंस था R1, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस है R2। इस ग्राफ की हेल्प से ये बताइए कि कौन से वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो मुझे एक चीज बताओ, वीआई ग्राफ की कौन सी क्वांटिटी मुझे रेजिस्टेंस देती? स्लोप नहीं, टेन थीटा। थीटा नहीं, स्लोप यानी कि टेन थीटा। तो देखो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट करता हूँ? टेन थीटा। अब उसने कुछ भी नहीं दी, ना तो एंगल लिया ना कुछ नहीं, मैं डी लेके नापना नहीं है। पेपर में केवल फोटो आएगा। क्लियर है? क्या मैं इसको बोल दूं थीटा वन और मैं इसको बोल दूं थीटा टू? बेटा एक लाइन ध्यान रखना इस सवाल के लिए सीधी, जिसका थीटा ज्यादा, इसका टेन थीटा ज्यादा, इसका थीटा ज्यादा, इसका टेन थीटा ज्यादा, और जिसका टेन थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका टेन थीटा ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस। सुना ध्यान से, फिक्स है, जिसका हमेशा थीटा ज्यादा होगा उसका क्या ज्यादा होता है? टेन थीटा। और जिसका टेन थीटा ज्यादा होगा वीआई ग्राफ में, उसका क्या ज्यादा होगा? देखें, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, तो टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन, तो आर टू इज ग्रेटर देन। डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करना प्रूव। भाई वैल्यू वैल्यू नहीं थी, प्रूव कैसे करेगा? थीटा की वैल्यू दी क्या उसने? नहीं दी। हर बार वो बस ग्राफ से एनालिसिस और फिक्स होता है ये कि जिसका थीटा ज्यादा होता है उसकी टेन थीटा की वैल्यू भी ज्यादा होती है। जस्ट ये लाइन से बहुत, अभी देखो एक और कंसेप्ट, जिसका R2 मतलब कि उसने दो वायर की।
देखो मैंने यहाँ से यहाँ एंगल माना θ1, क्लियर नहीं इसका, और यहाँ से यहाँ एंगल माना θ2। अब मुझे वो कह रहा है कि इस ग्राफ की हेल्प से बताओ कि ये जो दो वायर का ग्राफ दे रखा है VI ग्राफ, एक का रेजिस्टेंस R1 एक का रेजिस्टेंस R2, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो VI ग्राफ की कौन सी क्वांटिटी मुझे रेजिस्टेंस देती है, tan थीटा। tan थीटा स्लोप के बराबर होता है और tan थीटा मुझे VI ग्राफ का रेजिस्टेंस देके जाता है। तो यहाँ से लाइन ध्यान रखनी है कि जिसका थीटा ज्यादा होता है उसका क्या ज्यादा होता है, tan थीटा भी फिक्स है। जिसके थीटा की वैल्यू तुम कंपेयर करें 30 45 60 जाते रहे, जैसे जैसे तुम तुम्हारा थीटा बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जिसका थीटा ज्यादा होता है उसका tan थीटा ज्यादा है, और tan थीटा मुझे VI ग्राफ का क्या देता है, रेजिस्टेंस। तो जिसका थीटा ज्यादा उसका tan थीटा ज्यादा, और जिसका tan थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो देखो क्या θ2 बड़ा है θ1 से, tan θ2 इज ग्रेटर देन tan थीटा। नहीं क्यों, tan, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ यार R1 ग्रेटर देन R2। अरे θ2 का R1 है, θ1 का तुम है ना इसमें अगर ये ऊपर नीचे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। तुम इसको कह दो मैं इसको θ1 मान लू और इसका क्यों मान लू θ2, उधर चेंज हो जाएगा, क्लियर नहीं। इसको अगर θ1 मान ले और इसको अगर θ2 मान ले तो देखें क्या θ1 बड़ा है θ2 से, तो tan θ1 बड़ा है किससे, tan θ2 से, तो R1 बड़ा है किससे, समझ में आया, क्लियर। अब देखें इसमें जगह किसको, वो देखा अपन ने क्या ले रही उसको देख सकते। क्लियर, R1 और R, अब कह रहा है कि यहाँ से VI ग्राफ को देख के ये बताओ इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो सुनना बेटा, सबसे पहले हम थीटा लेंगे, ये लिया θ1 और ये लिया θ2, कैलकुलेट करना। देखो बेटा ध्यान से, थोड़ा ना ग्राफ को बिगाड़ेंगे, बिगाड़ेंगे मतलब लाइंस करते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे मान लूं ये ट्राइंगल क्या बना A B और C, क्या R1 के लिए मुझे इस ट्राइंगल का θ1 tan θ1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। tan θ1 क्या होता है, tan थीटा क्या होता है P बाई बी, P क्या है इसका I, और बेस क्या है, क्या बना है I कैसा है ये, अरे यहाँ देखो, यहाँ I ले लिया इसने और यहाँ क्या ले लिया B, वही तो वेरिएशन बता रहा हूँ मैं, सवाल का उल्टा कर दिया इसने। इसको करने का तरीका देखो भाई, मुझे दोनों में कंपेयर करना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मुझे तो निकालना है tan थीटा। तो सबसे पहले मैं R1 के पास गया, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लाइन ड्रॉ की और ये क्या बना θ1, ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC। अब यहाँ से मुझे अगर इस लाइन का R1 का स्लोप का रेजिस्टेंस निकालना है, मैं tan थीटा कैलकुलेट करता हूँ। tan θ1 क्या बनता है P बाई बी, P क्या है यहाँ पे I करंट, और ये बेस क्या है V। क्लियर, अब देखो वापिस ओम्स लो, V इक्वल टू IR, R क्या बनता है V बाई I, लेकिन ये तो क्या है I बाई B, तो क्या यहाँ मैं 1/R लिख दूंगा, इसके लिए बना, समझ में आया, क्लियर। तो क्या यहाँ इनवर्स रिलेशन आ रहा है, ठीक है ना। दूसरे के लिए कैलकुलेट करते हैं फिर कंपेयर करेंगे। इसी तरह क्या मैं tan θ2 कैलकुलेट करता हूँ, मान लो ये ट्राइंगल, क्लियर, ABC इसको D और E मान लो, ADE ये वाला ट्राइंगल R2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, थीटा क्या बनेगा इस बार tan θ2 क्या बनता है P बाई बी, I अपॉन B, यहाँ पे भी I अपॉन B को 1/R लिखना पड़ेगा। tan θ2 क्या बना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखना बेटा क्या यहाँ इनवर्स रिलेशन आ गया, यानी इस बार जिसका थीटा ज्यादा हो रहा है उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन आ गया। जिसका थीटा ज्यादा और थीटा ज्यादा तो tan थीटा ज्यादा है, तो फिक्स है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जिसका थीटा ज्यादा उसका tan थीटा ज्यादा। लेकिन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जहां मेरे θ1 की वैल्यू अगर ज्यादा आ गई तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इस बार रेजिस्टेंस कम किसका है, R1 का। क्लियर है, देखें θ1 कम है, θ1 कम है तो R1 ज्यादा। अरे इनवर्स क्या है ये, इनवर्स, इनवर्स समझ रहे हैं, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो θ1 छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो R1 बड़ा है, और θ2 बड़ा है तो R2 छोटा। समझ में आया, क्लियर।
तो एंगल लेने और ओम्स लॉ लगाना है, क्या करना है? नहीं देख के नहीं, हमेशा एंगल से, क्लियर ना? वापिस देखें, वापिस देखें, यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना था VI से रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। मैंने एंगल ड्रॉप किया θ1 और θ2, मैंने ये ट्राइंगल लिया R1 के लिए। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ tan θ1 की वैल्यू। tan θ क्या होता है? P/B। P क्या है इस बार? I। बेस क्या है? V। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R V/I होता है, लेकिन यहाँ क्या वैल्यू आई? I/V। तो क्या इसको 1/R लिखेंगे? R का उल्टा आ रहा है तो 1/R। ये क्या बन गया? tan θ1। इसी तरह मैंने क्या कैलकुलेट किया? tan θ2। या tan θ2 क्या बना यहाँ से? P/B I/V। tan θ2 इक्वल टू क्या? 1/R2 बना। फिर अब देखो यहाँ रिलेशन कैसा आ रहा है? इनवर्स का। तो यहाँ पे जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे थीटा ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और यहाँ पे हर जगह तो देखो tan θ1 की वैल्यू क्या कम है क्या? अगर इसकी वैल्यू कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, यानी R1 ज्यादा है। क्या इन दोनों को कंपेयर करो, θ2 बड़ा है, θ2 बड़ा है तो इसका रेजिस्टेंस छोटा। तो tan थीटा निकाल के कंपैरिजन करना है। क्या करना है? केवल कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटा, ग्राफ देगा वो और ये R1 और R2 बना के देगा और पूछेगा कि कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द कंडक्टर्स। कंपेयर मतलब कौन ज्यादा और कौन बड़ा है। समझ में आया यहाँ तक? कर लेंगे। देखे इधर, हाँ तो करना है और काटो उसको थ्रो कर। गलत नहीं, ये ये कहीं इसका कोई एक्सेप्शन नहीं आ सकता। जुगाड़ कहते हैं। मैंने तुम्हें लाइन लिखाई जिसका थीटा ज्यादा, ये यूनिवर्सल टेस्ट आता है। जी होता है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आएगा सवाल तो ये है, आएगा। मुझे बताने का तो, इसका थीटा ज्यादा उसका। इसको करना है लेकिन कॉपी में उतारो और फिर ऐसे हल्की सी लाइन खींच दो कि ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन तो आएगा ही, क्वेश्चन गलत नहीं और ये आंसर भी गलत नहीं है। तो देखो आंसर निकालने का तरीका, इसका थीटा ज्यादा उसका tan थीटा ज्यादा, और जिसका tan थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अरे ये गलत नहीं है, ये 100% सही है। तरीका देखो, बिल्कुल इसमें आई भी ऊपर नीचे कर दी। पहले ग्राफ में क्या देखा था, अब इधर देखना। अरे समझ लो प्रभु, सीधा वहां 1/1 करते रह जाओगे। इधर डायरेक्ट ना, क्या आंसर यही आ रहा है? मैं ग्राफ को मिटा के, हाँ आंसर तो यही आएगा। मैं ग्राफ को मिटा के वापस देखो R2 ऊपर लिया और R1 इधर। हाँ इसको नोट कर लो, फिर आएगा जैसा। इसको नोट नहीं किया तो कर लो, और फिर नोट करने के बाद लाइन खींचना। कौन करे पहले लाइन खींचू? हाँ ये लिख के, मतलब यार ऐसा नहीं करना, ऐसे हल्का सा। क्वेश्चन एक्सेप्शन नहीं है, चेष्टा करने का तरीका अलग है। ये क्वेश्चन सही है और आंसर सही है, पर आंसर निकाल यार। तुम्हें कंपैरिजन में तो बताना उसको कौन बड़ा, करो ना कौन बड़ा। आंसर सही है, हाँ लिख दिया आप, इसी से इसका चेष्टा नहीं नहीं लिखना है, लिख दिया तो बस एक बात। अरे लिखो जल्दी आएगा। देखो सुनना, इस जे स्टार में जैसे ओम साहब ने फिर लास्ट में एक लाइन ऐड कर दी, अपन की लाइन ऐड करेंगे, वो क्या करेंगे? आई और वी का ऐसा ही ग्राफ दिया था उसने, ऊपर R2 था और नीचे कौन था? पहला तरीका तो, अरे इधर इधर, पहला तरीका तो हमने इसको इस तरीके से किया, थीटा वन। अब देखिए
इस ग्राफ का एंगल ही किधर से ले लो, उधर से। ये समझ में आया? अब देखना बेटा, आंसर देखना। थीटा ले, थीटा ले, थीटा ले। टेन थीटा टू, टेन थीटा नहीं आई, वो क्वेश्चन में ऐसे दे रहा ना तुम्हें, टेन थीटा टू, क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्या बनेगा टेन थीटा टू का, क्या परपेंडिकुलर इस बार ये बनेगा, बेस ये बनेगा, क्या है बी बाई आई किसके बराबर होता है, थीटा टू के क्या बना, टेन थीटा वन बी बाई आई क्या बना, आर वन, थीटा टू वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, टेन थीटा वन इज ग्रेटर देन, नहीं कुछ नहीं बताना, क्यों तुम एंगल शो करो ना, गलत है क्या, क्या एंगल लिया हमने, और एंगल लिया भाई, एंगल इधर से लो या उधर से लो, स्लोप तो टेन थीटा ही होता नहीं, ग्राफ को देख के कैसे, तो हमने थीटा थीटा इधर से भैया ऐसे देख के नहीं बताएंगे, ये तो नहीं नहीं ये करना है, अरे सुनना नहीं भाई, पहले वन बाई टेन थीटा कैलकुलेट किया क्या, वन बाई टेन, वन बाई में दिक्कत आ रही थी, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, यूनिवर्सल जे स्टार है, जिसका थीटा ज्यादा उसका टेन थीटा ज्यादा, जिसका टेन थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, पर थीटा हमेशा कौन सी साइड से लेंगे, आई से, आई अगर नीचे होगा तो थीटा नीचे से लेना, आई अगर ऊपर होगा तो थीटा ऊपर से लेना, समझ में आया? परपेंडिकुलर भी कैसे बना दिया, ये ग्राफ है, हाँ तो इसमें लिख रहे हैं ना नीचे, अगली लाइन वही ऐड करेंगे, थीटा हमेशा करंट साइड से लेंगे, अरे भाई इसमें परपेंडिकुलर कैसे बना है, क्लियर ना, ये इस बार देखो, जिस साइड से हम एंगल लेते हैं वो क्या बनता है, बेस, एंगल हमेशा बेस से कैलकुलेट किया जाता है, तो इधर ये सामने वाली क्या बनी, परपेंडिकुलर, एंगल हमेशा बेस से कैलकुलेट किया जाता है, तो सामने वाली क्या, आई बेस बन जाएगी, यूनिवर्सल लॉ मतलब कि हम हमेशा थीटा कौन सी साइड से लेंगे, तो हमारा ये एक लाइन याद रखने से काम हो जाएगा, बार बार नहीं कि थीटा बढ़ रहा है तो आर कम हो रहा है, आर बढ़ रहा है तो थीटा कम हो रहा है, एक लाइन, जिसका थीटा ज्यादा उसका टेन थीटा ज्यादा, और जिसका टेन थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, पर इसमें एक चीज ध्यान रखें, थीटा हमेशा करंट साइड से लेंगे, कौन सी साइड से लेंगे, करंट साइड से, बस खत्म है, और ये लगाए सीधा, ये लगाए थीटा लिया, बिल्कुल सही बात है, ये ग्राफ का टेन थीटा क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस देता है, मैंने लिया है टेन थीटा लिखा के प्रूव कर रहा हूँ, ये हमेशा बस एक लाइन से करें, वन बाई में उलझे ही नहीं, सबसे पहले ग्राफ में बी और आई की पोजीशन देख लो, समझ में, थीटा हमेशा करंट साइड से लेंगे, चाहे वो 3 लाइनें दे दे 4 लाइनें दे, इससे तुम्हारा निकल जाएगा कंपैरिजन, तो जिसका थीटा ज्यादा उसका टेन थीटा ज्यादा, और जिसका टेन थीटा, करंट साइड मतलब जिधर आई हो उधर से, यार ना देखो इधर से लिया मैंने तो ये बना, मैं अब देखना एक और चीज, अगर यहाँ जो नंबर दिख रहा हो ना वही नंबर के साथ थीटा में इजी पड़ जाएगा, यहाँ R1 ले लिया तो थीटा वन R1 मिक्स हो जाएंगे, यहाँ थीटा R2 था तो इसको इस एंगल को क्या माना 2, यहाँ R1 था तो इस एंगल को क्या माना 1, यहाँ से ये ध्यान रखें, ए भी दे दे, अगर आर ए आर भी दे दे तो जिस लाइन पे जो मार्किंग दे रखी है थीटा के नीचे भी वही लगाओ, समझे, जैसे अगर यहाँ वो दे देता आर ए, तो ये थीटा क्या बन जाता, ये वाला थीटा ए, ताकि हम कंपेयर कर सकें ए और ए से, समझ रहे हो, हम कंपेयर कर सकें कि अगर थीटा ए ज्यादा होगा तो आर ए ज्यादा होगा, और थीटा ए कम होगा तो आर ए कम होगा, समझ में आया, थीटा हमेशा करंट साइड से लेना, कौन से, नहीं डी और आई की वैल्यू तो सही होगी ना, मेरी बात सुनना, यहाँ अलग अलग वैल्यूज चलेगी या नहीं चलेगी, यहाँ भी अलग अलग वैल्यूज चलेगी, तो बिल्कुल है, इस पॉइंट पे की वैल्यू ये है तो इस पॉइंट पे की वैल्यू ये, हमने नेचर तो रेशियो तो वही रहेगा ना, बी बाई आई हमेशा कांस्टेंट रहता है क्या, यार 2 मार्क्स में आ जाए तो थोड़ा सा सॉल्व, यार ना 2 मार्क्स में आ जाए तो, हाँ एमसीक्यू में आ गया तो, अरे ये बेस्ट बार निकला था पिछली बार टर्म, ये मैंने पहले ही पढ़ा दी थी, फिर सिलेबस आया पता लगा ऑप्टिक्स आ गई, ये वहां से कि भाई शॉर्ट तरीके से एमसीक्यू करने कैसे, वहां सॉल्व नहीं करना, थीटा देखना केवल कौन सी साइड से, करंट साइड से, और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, जैसे इसने दे दिया R1 और R2 ई और आई, तो एंगल तो सबसे पहले लो इधर से, ये बन गया थीटा 2, ये क्या बन गया थीटा 1,
ये पहला ग्राफ बना दो, ये दूसरा ग्राफ बना, इसकी वैल्यू I1 तो इसकी वैल्यू I2, इसकी वैल्यू V1 तो इसकी वैल्यू, अरे जैसा लिखते नहीं आना सॉल्व कैसे करना। बाकी इच्छा हो जैसे आप 1/10 थीटा से भी कर सकते हैं, कॉपी घुमा के भी कर सकते हैं, जो है ना। तो आप कॉपियां पर लिखने की जगह एंगल ही किधर से लो, इधर से, करंट साइड से एंगल ले लो सीधा। अगर करंट इधर दे देते एंगल इधर से लेना, करंट इधर दे देते एंगल इधर से लेना, ठीक है। ये खींच लेना लाइन पे, अगर किसी से नहीं हो पाए तो। ये I1 I2 थ्योरी में अगर 2 नंबर का सवाल आ जाता है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बस यहाँ जो tan थीटा 1 की 2 की वैल्यू रखोगे, 1 की वैल्यू रखोगे, इसमें क्या रखोगे I1 और E1, इसमें क्या रखोगे I2। चलिए देखें, हेडिंग लगाए फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स कर लोगे ना प्रूव। हाँ, गलत नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का सवाल, थीटा हमेशा करंट साइड से लें। Resistance, factors on which resistance of conductor depends. किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच लेंथ एरिया नेचर पे जीरो रेजिस्टिव है, अरे क्लियर। अब देखें, एक कंडक्टर है यानी एक तार है और उसका आर है, और वो आर किस किस चीजों पे डिपेंड करता है इसको हम देखते हैं। मैंने एक कंडक्टर लिया, इसकी लेंथ है एल, क्या लिया, इसकी लेंथ है एल, कंडक्टर लिया और इसकी लेंथ ले ली है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। बेटा देखें, तार हमेशा सिलेंड्रिकल होगा, पहली चीज तो सुन, तार का शेप हमेशा कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। तो ऐसा है तो वो सिलेंड्रिकल शेप है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये जो वो सर्कल रहता है, अरे सिलेंडर ऐसे बनाते हैं और इसके ऊपर ये जो सर्कल होता है, इसके एरिया को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं, क्लियर ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये जो सिलेंडर का ये वाला जो सर्कल का एरिया है, क्लियर ना, ये क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ कम करूंगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, रेजिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/a, वेयर a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्स है। अगर क्यों, हाँ तो किसे एटम्स का कोई रोल ही नहीं है रेजिस्टेंस में, उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और जिसकी लेंथ कम उसका रेजिस्टेंस नहीं। इंसुलेटर का तो रेजिस्टेंस का, हम कंडक्टर के लिए बात, रेजिस्टेंस तो फ्लो को अपोज करता है, रेजिस्टेंस कर, अरे इधर रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, कम जाएगी। ये अलग चीजें हैं, ये ऐसे फैक्टर्स है। वो ये कह रही कि भाई किसी में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, कम जाएगी ना। रेजिस्टेंस तो चार्ज को अपोज करता है या रोकता है उसको, है ना, प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, करंट नहीं जा पाएगी। ये कुछ फैक्टर्स है जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे सुनना, मेरे पास एक वायर है, क्लियर, इसका रेजिस्टेंस था R, इसकी लेंथ है L, जैसे 4 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसके आगे एक और सेम मटेरियल का, वो ये कॉपर का वायर, इसकी लेंथ को मैं डबल कर दूं तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली और ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्या। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप सुनना, लेंथ, अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ, ये एक वायर है, क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ये है, क्लियर। मैं इसकी थिकनेस बढ़ा दूं, ये लो, क्या एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो बेटा उसको जाने के लिए ज्यादा पाथ मिल रहा है, ज्यादा पाथ मिल रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो एरिया तो है इनवर्स में और लेंथ है डायरेक्ट में। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड इज फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल